एग्जाम ठीक चल रहा है। एग्जाम मैथ का एग्जाम हो गया, अब तैयारी किसकी करें? अब साइंस का एग्जाम होता है, तो आज जो हम क्लास लेंगे वो हमारी स्पीड की क्लास होगी, लेकिन किसकी होगी? साइंस की, है ना। गेट कॉल का सर। चलो, तो सबसे पहले साइंस में जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज, जो साइंस का हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान मतलब क्या है इसका? बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे। तो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है? जिस विज्ञान के अंदर हम जो दैनिक जीवन में चीजें उपयोग करते हैं वो यांत्रिक होंगे, माना यंत्र होंगे, वह इलेक्ट्रिसिटी संबंधित होंगी या मैग्नेट के संबंधित होंगी, है ना, या मशीनरी होंगी यंत्र वाला, उनका सबका अध्ययन एक साथ कर ले। मतलब क्या, सब किसके अंदर करेंगे? फिजिक्स के अंदर करते हैं, है ना, भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। ऐसे हमारी ऑप्टिक्स का एक हमारे पास एग्जाम्पल है, वह है हमारा प्रकाश। इसमें जो यूनिट जो हम बात करने वाले हैं वह यूनिट क्या है? प्रकाश। प्रकाश चीज क्या है भाई? ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है इसका? प्रकाश। मतलब भौतिक विज्ञान में हम लोग करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। उसमें जो पहली यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है प्रकाश। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, प्रकाश चीज क्या है भाई? प्रकाश का मतलब होता है, अगर हम लोग एक क्वेश्चन पूछे प्रकाश क्या चीज है, एक नंबर बजा तो लाइट क्या है भाई? क्या बताओगे? प्रकाश वह है जिसके कारण से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश वह है, क्रिया कह दो या प्रकाश वह कारक कह दो, इसके द्वारा हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। किसके कारण से? प्रकाश के कारण से। क्यों? प्रकाश, अगर विज्ञान कहता है ये मार्कर आपके पास है और ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी परिभाषा क्या बनी कि प्रकाश इस मार्कर से टकराया और टकराने के बाद मेरी आंखों पे आया और उसके बाद मुझे ये मार्कर दिखाई देना शुरू हुआ। तो डेट से डेफिनेशन कि प्रकाश वह है जिसके कारण कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। वी कैन सी एनी प्रोजेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रकाश या लाइट। दूसरा, अब एक टॉपिक हमारे पास आया, प्रकाश का परावर्तन। बहुत जल्दी जल्दी हेडिंग से नोट करते चले जाना। प्रकाश का परावर्तन। अरे प्रकाश का परावर्तन चीज क्या है? रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई किसी चीज से टकराए और वापस हमारे दोबारा वापस आ जाए। तो जिस माध्यम से प्रकाश गया, टकराया और वापस आ गया, तो प्रकाश क्या हुआ? परावर्तन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो उसकी यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन चाहे लिखें, लेकिन माइंड में हमें याद हो जाएगी प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? जब प्रकाश किसी चिकने, चिकना कह दो, पॉलिशदार कह दो, तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन का कहते हैं डेफिनेशन होगी, लेकिन परावर्तन का नियम क्या है भाई? तो परावर्तन के नियम कभी कभी पूछ लेता है, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक, तो परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक क्या है? तो इसका हम फिगर बना कर देखें तो कैसे बनेगा? इधर देखो सब लोग, फिगर बना कर देखे तो ऐसे बनेगा। ये हमारे प्रकाश किरण आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये टकराकर वापस चली गई, तो ये क्या हुआ? आपतित माने आना, आपतित किरण, और ये टकरा के वापस जा रही है, ये होगी परावर्तित। क्या हुआ? ये परावर्तन हुआ, इसलिए क्या कहा इसे? परावर्तित किरण। बात समझ में आ गई? ये बीच में जो इसको बैलेंस के रूप में खड़ा है, इसको बोलते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं? अविलंब। क्योंकि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अलग अलग एंगल में डिवाइड कैसे करेंगे? रिफ्लेक्शन माने आर, तो ये इसका लिए आर से डिनोट कर दिया इसे। अधिकतर साइंस के जो सिस्टम है उसका पहला अक्षर जो भी है वह उसका परिभाषा बनता है। जैसे प्रकाश को हम किससे दिखा रहे हैं? मतलब लाइट, तो एल फॉर लाइट। हमने कहा रिफ्लेक्शन, इंग्लिश का अक्षर क्या? रिफ्लेक्शन है ना, परावर्तन का, उसका पहला अक्षर आर, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से ये वाला कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे परावर्तन। आर क्या हो गया, परावर्तन कोण। भाई जो कोण परावर्तन का है वह परावर्तन कोण। ये इधर से आ रही है प्रकाश किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आई क्या हो गया, आपतन कोण। ठीक है, अब इसमें अभिलंब को किससे, इसे क्या मैंने दिखाया, मैंने अभिलंब किससे नोट करते हैं, एन से। ये चीज क्या है, ये एक दर्पण है, ठीक है ना। दर्पण का नाम लिख दिया आपने M1 M2। M1 ही क्यों लिखा, M1 है मिरर, इसलिए मैंने कहा उसका पहला अक्षर क्या है, M, तो इसलिए मिरर से डिनोट कर रहे हैं, मतलब M से डिनोट कर रहे हैं, मिरर। ये क्या है, जहां पर सब लोग टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अगर आप डिटेल याद कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा। इसको हमने डिनोट करा B से, ठीक है। तो एक दर्पण हो गया M1 M2 का, आपतन बिंदु हो गया B। एक आपतित किरण आई, टकराई और वापस उसी माध्यम में, माध्यम तो ऊपर वाला यही है, वापस उसी माध्यम में पूरे लौट गई। क्या बोला उससे हमने, परावर्तित किरण। ये क्या होगी, परावर्तित किरण। इस तरीके से इसे हम फिगर करो, समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन। तो हमने कहा ये परावर्तन की हमारी होगी। अब परावर्तन के नियम क्या है, तो मैंने कहा परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो नंबर 1 क्या है, ये देखो आपतित किरण आ रही है, इसी माध्यम, ये ऊपर माध्यम है। सपोज करो मैं यहाँ से किसी इस दीवार पर कोई टॉर्च मार रहा हूँ, या कांच का शीशा लगाया, मैंने इस कांच के ये शीशा मान लो, बोर्ड एक शीशा की तरह से, मैंने इस पर टॉर्च मारी, तो प्रकाश मार रहा हूँ, टॉर्च ही तो मार रहा हूँ। वो टॉर्च किधर है, इसी कमरे के अंदर है ना। इस माध्यम को क्या कहेंगे हम लोग, जहां पर मैं खड़ा हूँ, ये माध्यम कौन सा माना जाएगा, इसे बोलेंगे एयर। क्या बोलेंगे, एयर। हवा में तो मैं अलग एयर माध्यम ही तो हो गया। मैंने यहाँ से टॉर्च मारी, वो इस पर टकराई और टकरा के वापिस आ गई। तो जो आपतित किरण कौन सी, जो जा रही है, और परावर्तित किरण कौन सी है, जो आ रही है, वो आप कौन से माध्यम में रही है, जिससे गई उसी, मतलब यही तो आ रही है हमारे पास ही वापिस टकरा के भी। इसलिए हमने कहा आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी, और ये विलंब भी, तीनों किसी उसमें है, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो एक नंबर 1 नियम हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु पर अभिलंब जो खड़ा है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, भूल जाओ तो केवल अभिलंब की बात कर देना, आपतित बिंदु पर अभिलंब, तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण कैसी है, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है या होते हैं। क्लियर बात। इसका अगर मैं दूसरा पढ़ूं तो क्या होगा, हमने कहा कि जिसका आई जो है और जो इसका आर है, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तन कोण सदैव, ये परावर्तन कोण जो है सदैव किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण सदैव, परावर्तन कोण कौन सा है, आर, किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं आई बराबर आर बराबर होगा। ठीक है, अतः लिख लेता हूं, लिख देना, आई बराबर आर। तो ये हमारे परावर्तन के नियम हो गए 2। तो क्या हुआ क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसमें एक बात हो, अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में अधिकांश भाग के रूप में वापस लौट आता है, ठीक है ना। और फिर हमने कहा उसके नियम, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 हमने बताया फिगर ड्रॉ करके आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 बात हमने की, ये आई का मान इस आर के मान के बराबर होता है। ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। फटाफट नोट करो बहुत जल्दी से। साइंस को पढ़ना अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि प्रॉपर नोट्स तो आप नहीं, लेकिन समझना जरूर पड़ेगा आपको। हाँ भाई, ठीक है, हो गया। इसी फिगर बना लिया इधर वाला,
बना लो फटाफट, अभी तो पूरा होगा वो। वैसे तुम्हारी कॉपी के अंदर ये सब बने बनाए तो होंगे, तो मैं क्यों ना केवल पढ़ाते पढ़ाते चला जाऊं लिखवाने की जगह, तो भाई समझने समझने में काम हो जाए, ठीक रहेगा ना। चलो फिलहाल उतार लो ये सब, इसे तो पूरा कर। कुछ ऐसे गरीब भी तो होंगे तो मोबाइल को देख के पढ़ोगे। अच्छा कहीं भूल जाओ कैसे बताया, तो क्या करोगे, जो हम आज क्लास दे रहे हैं वो ऑफिशियली रिकॉर्डिंग है, कैमरे के सामने, लाइव कैमरा एक्शन। तो कैमरे के सब कुछ सामने मोबाइल उठाना और क्या करना, उसको चेक कर लेना। वीडियो लगाओ यार। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या चीज है, क्यों भाई, प्रतिबिंब क्या चीज है, हमें कोई चीज कहीं पर दिखाई दे रही है, जैसे है वैसे हम दिखाई दे रहे हैं। माना कांच के शीशे के सामने खड़े हो गए, तुम दिखाई देंगे। अगर कांच पर एक तल पर उसके पॉलिश कर दी जाए, कोई कांच का टुकड़ा है, उसको एक तल पर उसकी क्या कर दे, पॉलिश कर दे, तो क्या बन जाएगा वो, मिरर बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। और उसमें हम क्या होंगे, जैसे है वैसे हम दिखाई देंगे। तो जो हम जैसे है वैसे दिखाई दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा अगर हम लिखनी पड़े, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब साइंस में क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है, अगर जब माना प्रकाश किरण मेरे से टकराई और टकरा के दोबारा कहाँ गई, चलकर उस प्रकाश में कांच के टुकड़े पर पड़ी जिस पर पॉलिश हुई हुआ है, मतलब दर्पण पर पड़ी, तो कह रहे हैं वह जो उसका बिंदु है वह वहां प्रतीत हो रहा है मिलता हुआ, इसके अंदर दर्पण के अंदर, तो इसका लोग कैसे लग रहे हैं, हम जैसा वहां एक दिखाई दे रहा है। तो भाषा में हम क्या कह सकते हैं उसे, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण या किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझो, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, माना मुझसे वो टकराया, प्रकाश किरण टकराया, कहाँ गई, अपवर्तन या परावर्तन जो भी हुआ प्रकाश किरण का, वो टकरा कर इस बिंदु पर आकर मिली या मिलकर प्रतीत हुई, तो वह जो अंदर जो बन रहा है जहाँ प्रतीत हो रही है वह क्या कहलाएगा, उस बिंदु, उसका बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आज तक प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं भाई, वह पूछ सकता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के। अगर वो हमसे कहे प्रतिबिंब के प्रकार कितने हैं, तो हम बोले प्रतिबिंब के दो प्रकार है। नंबर एक क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, और नंबर दो क्या है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इस उपरोक्त परिभाषा के अनुसार माना प्रकाश के किसी बिंदु से, जो प्रकाश किरण है किसी वस्तु के किसी बिंदु से टकराकर
जब रियल में ही मिलती हैं तो बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है, ये अलग चीज ना, मिलती है तो कह लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, इमेजिनरी है, तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, वह आभासी हो जाएगा। मिलती नहीं है पर मिलने जैसी प्रतीत होती है। अब इसमें एक बात मैं करूं, दर्पण, तो दर्पण हमने अभी बात करी, दर्पण किसे कहते हैं भाई, बताओ दर्पण किसे कहते हैं। मैंने बताया चिकने प्रकाश, मतलब कांच के किसी एक चिकने तल पर एक साइड में क्या करते हैं हमने, पॉलिश कर देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। वह यही बात लिखनी है खाली, दर्पण। तो क्या चीज है दर्पण, किसी चिकने पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हो, पारदर्शी तल के एक सिरे या पृष्ठ पर, सिरा भी कह सकते हो, पृष्ठ भी कह सकते हो, एक सिरे या एक पृष्ठ पर क्या कर दें, पॉलिश कर दी जाती है या कलई कर दी जाती है। ठीक है, तो कलई किसकी भी, लाल ऑक्साइड का लेप, पॉलिश भी किस चीज की, लाल ऑक्साइड का लेप कर दी जाती है, तो वह क्या बन जाता है, तो वह दर्पण कहलाता है, तो वह दर्पण कहला। बात समझ में आ गई। कोई चिकना पारदर्शी तल है, उसके एक सिरे पर पॉलिश कर दें। आपने कभी जिसमें चेहरा देखते हो उसको हाथ में उठा कर देखना कांच को, उसके बैक साइड देखोगे तो आप उस पर एक पॉलिश लगी आएगी, है ना, उसको छुटा दोगे ना तो वो आर पार दिखने लगेगा उसमें। इसलिए हमने कहा पारदर्शी तल, पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे सकता हो, है ना, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, मतलब पॉलिश किसकी करो, लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, दर्पण बन जाता है, दर्पण कहलाता है। तो दर्पण भी एक दो प्रकार के नहीं होते। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भाई, हम्म, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा वाला होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। बहुत से बुद्धिमान अध्यापक और बहुत से बुद्धिमान उनके बच्चे भी, वो एक दो तीन ऐसा पढ़ते हैं। प्रकार है दो केवल, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। तो दिमाग में याद रखना, दर्पण के प्रकार कितने हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण के इसका सिरा चिकना एकदम एक जैसा होता है। ठीक है, जिससे भाई परावर्तन तल कौन सा है, जिस चीज से उसका परावर्तन से टकरा के वापिस आ रही है, माना वह साइड जिसके पीछे पॉलिश है, आगे मतलब आगे से तो परावर्तन हो रहा है, हम कोई चीज देख पा रहे हैं, सपोज करो ये मैंने दिया, तो ये अपने आवाज में हमने क्या करा, ये दिया, तो इसका इस तरह मैंने पॉलिश कर दी, ये बैक साइड आ गई, यहाँ से प्रकाश किरण आती है, यहाँ से वापस जा रही है, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये कैसा है, ये समतल है, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। कौन सा तल बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट जो है इसका परावर्तक तल जो है वो कैसा है, समतल है, इसलिए कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण। तो एक लाइन में परिभाषा क्या आ गई, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। इससे रोजपाला पड़ता है हमारा, जिसमें हम अपना चेहरा देख के आते हैं ना, और यही होता है बेचारा, अगर कुछ अजीब सा बना दे तो टेढ़े मेढ़े मुंह दिखाई देंगे फिर हमें, हम जैसे वैसे दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा है, समतल दर्पण है। क्यों, इसका परावर्तक तल कैसा है, समतल होता है। नंबर दो पर आता है गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा क्या करेंगे, ऐसा दर्पण
गोलीय होता है। बहुत यूनिक भाषा में याद करो, एक्स्ट्रा लैंग्वेज याद ही मत करो। कैसा होता है? गोलीय होता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अगर हमने पूछे क्वेश्चन बनाया तो कैसे बनाएंगे? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है? अवतल दर्पण। नंबर दो क्या है? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ? अवतल दर्पण में दो सिरे हो गए उभरा हुआ। भाई गोलीय पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। गोलीय में दो हो गए, एक तो उभरा हुआ होगा, एक दबा हुआ हो गया। देखो, कोई खोखला गोला है, हमने बीच से काट दिया उसे, ये कट गया। अब इसके दो सिरे आ गए, एक सिरा गड्ढे वाला सिरा और एक सिरा ये उभरा हुआ सिरा है। ध्यान में है ना बात? अब इसमें से क्या करा? अब अगर माना, अब ये इसे बोलते हैं गोलीय दर्पण, जिसमें परावर्तक तल गोलीय होता है। माने खोखले गोले को आधा हिस्सा काट दो, उसमें दो सिरे हो गए, एक तो ये गड्ढे वाला सिरा और एक उभरा हुआ सिरा। तो ये क्या कहलाए? गोलीय दर्पण। अब इसमें से देखो, अब पॉलिश करनी है इसकी। पॉलिश अगर हमने कर दी किसके अंदर वाले भाग में, परावर्तक सॉरी ऊपर वाले भाग में हमने यहाँ कर दी पॉलिश, किसी गोलीय दर्पण के उभरे सिरे पर पॉलिश कर दी, तो परावर्तक तल कौन सा हो गया? गड्ढे वाला सिरा। यहाँ आई और यहाँ से टकराई प्रकाश बीम जा रही, तो प्रकाश का परावर्तन कौन से हो रहा है? गड्ढे वाले सिरे से हो रहा है। उभरे वाले सिरे पर पॉलिश है, तो क्या कहलाएगा ये? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है? अवतल दर्पण कैसा? जिसमें गड्ढे वाले सिरे से परावर्तन हो रहा है, गहरे वाले सिरे से। ठीक है? यहाँ लिख देंगे उभरे सिरे पर कलई तथा गहरे सिरे से परावर्तन। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में याद करने के लिए, अवतल दर्पण क्या है? जिसके उभरे सिरे पर पॉलिश, फिगर 7 में लिख लेना, इसको बना देना। उभरे सिरे पर पॉलिश है और गहरे वाले सिरे से क्या हो रहा है? परावर्तन। तो याद हो जाएगा ना? उभरे सिरे पर पॉलिश और गहरे माने गड्ढे वाले सिरे से परावर्तन। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे कौन आया? उत्तल दर्पण। तो क्या कर दो? हाँ भाई, उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने कहा यही वो आधा हिस्सा हमने काट दिया। अब इसके बाद पॉलिश कहाँ है? इसके अंदर वाले गहरे वाले सिरे पॉलिश। ये डंडे किसके दिखाए हमने? पॉलिश के। पॉलिश। और परावर्तन कहां से हो रहा है? इसके उभरे हुए सिरे से हो रहा है। तो हमने क्या लिखा? गहरे सिरे पर पॉलिश तथा उभरे सिरे से क्या? परावर्तन। तो बात समझ में आ गई? तो क्या बताया हमने? दर्पण किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। बहुत माइंड में सेटअप याद कर लो एकदम, जरूरत भी नहीं लिखने और कहीं पढ़ने की भी दोबारा। चिकने पारदर्शी तल पर क्या करते हैं? पॉलिश कर दी जाए, तो वह दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दर्पण माने एक साइड से तो उसका क्या होगा? परावर्तन होगा, एक साइड से पॉलिश होगी। तो जिस साइड से परावर्तक तल है वह कैसा होता है? समतल होता है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है। वह खोखले गोले को दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है? इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार होते हैं इसके। अवतल दर्पण कौन सा है? तो खोखले गोले के जो आधा भाग है उसके उभरे हुए सिले पर पॉलिश कर दे और गहरे सिले से उसका परावर्तन हो, तो अवतल दर्पण। कॉनकेव एंगल, ओ सॉरी, कौन एंगल नहीं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ऐसे ही उत्तल दर्पण, जिसके उभरे हुए सिरे से परावर्तन होता है, गहरे वाले सिरे में पॉलिश होगी, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसके बाद क्या होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है? फटाफट नोट करो। तुम्हारा हो गया भाई?
अब एक चीज ध्यान से देखो, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस टाइप से। तुम्हें ये चीजें बहुत प्यार से ध्यान रखनी पड़ेंगी साइंस के अंदर, कि फॉर्मेट सीधे सीधे क्लियर है। देखो, ये इसकी होती फोकस, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ये जो पूरी लाइन जिस पर ये सब टिकरे काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जहां पर बीचों बीच पॉइंट आ रहा है इसको बोलते हैं पी माने पोल, ध्रुव, जो लेंस के बीच का हिस्सा है। ठीक है, इसमें परावर्तक तल जो है गड्ढे वाला है, और इसमें जो है वह दोनों एक साइड करके हमने दिखा दिए। और पोल और फोकस दूरी की जो बीच की दूरी है वह कहलाती है एफ, और वक्रता केंद्र कर इसकी बीच की दूरी कहलाती है आर। अब इसकी परिभाषा जरा पढ़ लेंगे एक बार, है ना। ये कहलाएगी एफ, जो एफ तो तुम्हारा बहुत पाला पढ़ने वाला है। और ऐसे ही यहां से लेके यहाँ तक की दूरी ये कहलाती है आर। अगर एक चीज और भी है, चाहे इधर से लिखा ऐसा हो इधर से ऐसा, दोनों एक ही बात है, समझो जरा। अच्छा, ये चीज वैसे है क्या क्या? अगर कोई एक खोखला गोला हो, ये हमने द्वारक माने उसका मुंह है, लेंस का द्वारक माने उसका सिरा है जिसे हम काट रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा फुल बढ़ा दूं, एक समझने के लिए समझना है, देखो सपोज ये हमारा लेंस है, हमने ऐसा देखते हैं उत्तल लेंस को, और फिर ये इधर को ऐसे 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 देखते हैं ना, इतने हिस्से का तुमने द्वारक माना बैक का हिस्सा दिखाया है। फायदे में क्या है, ये खोखला गोला होता है इस तरीके से, और ये उसका एक हिस्सा होता है खाली, द्वारक का हिस्सा है। और जो इसका इस गोले का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं कर्वेचर सी। तो ये सी जो आ रहा है ना, ये इस पूरे गोला यदि इसका बना दिया जाए, जिसका ये हिस्सा है छोटा सा, उसका ये क्या है, मिड पॉइंट है सी। ठीक है, और ये पोल माने यहाँ से वो गोला होकर जा रहा है, जो जा ही रहा है ना, जा रहा है। और उस सी का और पी का जो बीच का हिस्सा उसको बोलते हैं एफ, फोकस। ये अगर दूरी निकालनी, वक्रता केंद्र क्या है, जिस खोखले गोले की आप बात करो उस खोखले गोले का अगर मध्य बिंदु देखें या उसकी बीच का केंद्र केंद्र देखें, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। सी की बात आई, तो इसको जरा फिगर को हल्का सा डिनोट कर लो, बना लो, कहाँ कहाँ क्या। ये द्वारक वाले इसका हिस्सा, ये लेंस है M1 और M2, ये इसका द्वारक है, ये जो आगे वाला हिस्सा, इसका मिड पॉइंट जहां से ये अक्ष होकर जा रही है, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये पूरी लाइन को बोलते हैं, ये कम से कम इसी पॉइंट को कह रहे हैं, ये पूरी लाइन को डिनोटेड है, वो डंडा से बीच में गया निकल, ये पूरा मुख्य अक्ष है। और कर्वेचर और ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, बीचों बीच क्या है, फोकस है। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एफ से। 13 नंबर है, ध्यान से करो।
13 नंबर छोटे मोटे नहीं होते, भूगोल बदलना है एकदम। ठीक है, 2-3 नंबर के न्यूमेरिकल अगर हम स्कूल वाले भी हो गए तो 10 नंबर की थ्योरी थ्योरी सीधे तुम्हारे हाथ में आ जाएगी अपने आप ही। तो बड़े ध्यान से और आराम से कर लो। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं अधिकतर 1 नंबर में अति लघु में आ जाती है। तो परिभाषाएं क्या है, इनसे संबंधित ये जो शब्द लिखे हुए हैं तो इनकी परिभाषा देखो। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, हम इसे बोल सकते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होंगी। नंबर 1, दर्पण का ध्रुव। दिखाई दे रहा क्या है, पी, जिसे पी पॉइंट कह रहे हैं। क्या परिभाषा होगी इसका, ये परावर्तक तल है इसका, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। तो किसी गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को लिखेंगे। किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में परावर्तन या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु पी को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या है ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं पी। ठीक है, होगी परिभाषा कंप्लीट। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दूसरा देखो वक्रता केंद्र। क्या बताया मैंने वक्रता केंद्र के बारे में, ये जो भाग जिस खोखले गोले का है, ये किसी ना किसी खोखले गोले का तो हिस्सा है, उस गोले की त्रिज्या, सेंटर पॉइंट जो है वह वक्रता केंद्र कहलाएगा। जिस भी खोखले गोले का हिस्सा है वह। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को, ये जो गोले का केंद्र है ये रहा, को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोले दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र, जिसकी समझ में नहीं तो बताओ। गोली ध्रुव क्या हो गया, जिसमें परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र वह जो परावर्तक जो गोलीय दर्पण जो हमारे पास है, जिससे हम काम कर रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी और परिभाषाएं हैं। मुख्य अक्ष, जब वक्रता त्रिज्या, ये जो आर जो मैंने लिखी थी आर, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई बताओ। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, यही तो हो गई वक्रता त्रिज्या। दिमाग कहीं, निगाह कहीं हो रहा है, काम कहीं हो रहा है। वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, ये वक्रता केंद्र ही तो है। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या।
कहलाती है। ठीक बात है। क्या कहते हैं इसे? आर। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी। और परिभाषा देखो इसकी ऐसी, मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ऐसे कह सकते हो। मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यही तो है भाई। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष होगा। दूसरा क्या है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या मैंने बताया, ये जो उसका सिरा होता है, यही तो है M1 M2। द्वारक द्वारक जी तो बोल रहे हैं, इधर का M1 M2 है, ये यहाँ से यहाँ तक कह सकता है। द्वारक क्या होगा? वह सिरा, वह हिस्सा। ठीक है। दर्पण का द्वारक क्या हो गया? वह उसका सिरा, जो हमने सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में? क्या चीज है वैसे ये? जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, यही तो है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो व्यास है वह क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। तो लिख देंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहां कह सकते हैं M1 M2 क्या है? इसका व्यास है, माना दर्पण का द्वारक है। M1 M2 किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। ऐसी अगली परिभाषा क्या देख ले? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस ये जो दिखाई दे रहा है F, मुख्य फोकस। लिखो जो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई
प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाती है। ये कह रहा है ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। फिर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये समांतर जो आ रही है, ठीक है, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस जगह पर मिलती है, ये सीधी सीधी आई और टकराई जहां मिली, यहाँ देखा सबने, देखो ये समांतर, इसके अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष तो है, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर जो ये दिखाए हैं, ये समांतर रेखा से टकराकर और जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह क्या क्या कहलाता है? ये एफ मुख्य फोकस कहलाता है। इस लाइन को पढ़ लो। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर जिस जगह पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अगर इसने इस बात को केवल देख के समझ लिया, वो इस भाषा को पूरी को लिख देगा। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा कर लो। ऐसी दो परिभाषा और है, एक फोकस दूरी और एक फोकस तल। फोकस दूरी क्या चीज है भाई? फोकस दूरी इसको कहा हमने, ये जो एफ है हमारा, एफ क्या चीज है? क्यों भाई? इस एफ से लेकर पी तक की दूरी दिखाई दे रही है, एफ से पी तक की दूरी। तो अगर मैं बात करूं फोकस दूरी की तो क्या हो जाएगी? क्या कह सकते हैं, बताओ जल्दी से। फोकस दूरी एफ क्या होगा? फोकस दूरी बोलो भाई, तुम्हारी दिक्कत नहीं। मुख्य फोकस, मैं बार बार कह रहा हूं, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी। नाड़ वही कबूतर हो क्या? ये मुंह में भगवान ने जबान दी है ना, तो बोला करो उससे। नहीं बोलोगे तो दिमाग के अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया। दुनिया के अंदर, भारत में ऐसे लोग हैं जो सेंटेंस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं पर अंग्रेजी नहीं बोल पाते। क्यों? वो माइंड के अंदर अंदर ही बनाते रहे उस सेंटेंस को, अब बस उससे मुंह से आगे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वो हमेशा अंदर अंदर रह जाएगा, फिर वो खत्म, वो कभी बोल नहीं जाते। इसी भारत की कारण जैसे लोग हेजिटेशन करते हैं, अंग्रेजी को हुआ मानते हैं। ये तो बहुत लोग जानते हैं उसके बारे में, कन्वर्ट करते हैं, पर कहाँ? मन के अंदर अंदर जवाब कहाँ देते हैं? मन के अंदर अंदर। तो जब फोकस दूरी एफ क्या परिभाषा होगी? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। भाई इसी बात को लिखना, एफ कहलाती है। ऐसी क्या हो जाएगी? और वैसे भी एफ जो होती है, एफ बराबर, मैंने उस दिन बता दिया, इसका ये भी इसका आधा हिस्सा है, तो एफ बराबर r/2 हो गई। बताया था ना शुरू में ही, ये भी इसके हाफ में ही है, तो आर के आधे में है। ऐसी आ गया फोकस तल। फोकस तल क्या हो गया? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये हमारे, जब हम प्रकाश के क्वेश्चन करते हैं तो हमें ध्यान में आता है, जब उत्तल लेंस का मामला आया तो भाई यू के मान इसके माइनस में, वी के मान माइनस में, किसके मान माइनस में, किसके मान प्लस में, तो चिन्हों की परिपाटी को एक बार जरा देख लें। तो हमें जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आएगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वही है, 1/f = 1/u + 1/v, और इसमें यू वी के मान माइनस, एफ के मान माइनस, ये कैसे कैसे होते हैं, तो एक बार देख लो जरा उसको भी।
अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या हो गया, एफ यू वी तीनों के मान किसमें होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए एफ यू वी तीनों को मान माइनस में, चाहे मानो पॉजिटिव में दे सवाल के अंदर, पर हमें जब मान इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो उससे क्या करेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट उत्तल दर्पण के लिए आ जाओ। अच्छा, इसमें भी एक खास बात और भी है कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो v का मान पॉजिटिव हो जाएगा, और सामने बनता है तो नेगेटिव हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब v का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव। ये बात है ना, दर्पण के पीछे बनता, वो कहता है उसमें बाकायदे कि इसमें जो फिगर है वह कहाँ बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इतनी बात सुनते दिमाग में आ जाए कि v का मान क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है या पहले बनता, बात हो गया, तब v का मान ऋणात्मक माइनस लेते हैं। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण के लिए एफ और आर, एफ तथा आर का मान कैसा होता है, धनात्मक, का मान धनात्मक तथा u का मान ऋणात्मक। ठीक है, u का मान कैसा लेते हैं, ऋणात्मक, एफ और आर का मान कैसा हो गया, धनात्मक। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो v का मान धनात्मक लेंगे, तब v का मान धनात्मक लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये अगर तुमने समझ लिया तो कुछ समझ लेना, तो क्वेश्चन जो आने वाला है इसमें कि जिसकी आने की संभावना 70% ही है, 1% मान लो, 99% कह सकते हो, कोई यार तोल तो रहे नहीं हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला विषय ये है कि इसमें आता ही आता है, तो हम उसमें चिन्ह में गड़बड़ करते हैं। यदि अवतल दर्पण है तो एफ यू वी तीनों का मान नेगेटिव होता है, लेकिन उसमें भी अगर प्रतिबिंब की स्थिति देख लेना, वी का मान डिपेंड करेगा, वी का मान भी यहाँ भी डिपेंड करा, यहाँ भी, ये तो पक्का हो गया एफ और यू के मान कैसे नेगेटिव आने हैं भाई, इसमें अवतल में। लेकिन अवतल में भी यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है तो v का मान धनात्मक है, नहीं तो आगे बनेगा तो ऋणात्मक ही लेंगे। ठीक, दूसरी बात, उत्तल दर्पण में यदि उत्तल दर्पण के लिए f और r इनके मान क्या होते हैं, f r का मान पॉजिटिव आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण में f हमेशा नेगेटिव, उत्तल दर्पण में f हमेशा पॉजिटिव, अवतल दर्पण में u हमेशा नेगेटिव। इसमें अगर माना प्रतिबिंब जो है, सॉरी इसमें भी नेगेटिव है, u दोनों में नेगेटिव होगा, ऐसे मान लो, u अवतल उत्तल दोनों के लिए नेगेटिव है, f अवतल के लिए नेगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव। ठीक है, और उसमें एक चीज और क्या आई कि u का, सॉरी v का मान,
V का मान यहाँ पर पृष्ठीय दर्पण के पीछे बनता है तो पॉजिटिव आएगा, आगे बनेगा तो नेगेटिव। यहाँ भी अगर पीछे बनेगा तो यहाँ उल्टा हो जाए, सॉरी उतना ही पीछे बनेगा यहाँ भी तो यहाँ भी धनात्मक है। देखो पीछे बनता है तो धनात्मक, यहाँ पीछे बनता है तो धनात्मक, आगे बनेगा तो ये भी धनात्मक। तो बात समझ में आ गई ना वही। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। गर्दन तो बहुत तेज हिला रहा है भाई। अब ये कहाँ रखोगे ऋणात्मक और पॉजिटिव, ये हिला रहा है। गोलीय दर्पण के लिए U तथा V व F में संबंध, ध्यान आया? कहाँ रखोगे मान? मान रख रहे तो यहाँ इस फॉर्मूले में। F क्या है अभी बताया ना हमने, F किसे कहते हैं भाई? फोकस दूरी, फोकस ही नहीं है, फोकस दूरी है। U क्या है? लेंस से दूरी कहां से नापी जाएंगी सारी? लेंस से, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है U। और V क्या चीज है भाई? मुझे कहते हो UV के मान, और ये UV की है क्या? रामकली का नाम, खचेड़ू का नाम है, तो V किसके नाम है? V है लेंस से किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस V, और ये उसकी थी फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी F जो है। यहाँ आ जाओ, तो इनमें U और V और F में संबंध क्या है गोलीय दर्पण में? तो कह देंगे संबंध है भाई इनके बीच में 1/F बराबर 1/U, और यही तो बात हम कर रहे थे। फॉर्मूला क्या होगा? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अब इस क्वेश्चन में इसके हिसाब से इसके मान पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप ही आते रहेंगे, ठीक है ना? चाहो तो ये जो है इसे करने के बाद इसके नीचे में ये लिख देना, ये क्या फोकस दूरी, ये क्या लेंस से वस्तु दूरी, ये क्या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। लेंस माने दर्पण, वही दर्पण करना है, दर्पण दर्पण दर्पण, ठीक है, उतार लीजिए इसे। लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, मतलब वैसे लास्ट नहीं है अभी, परावर्तन का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा? वस्तु के जो प्रतिबिंब बना है, वस्तु के प्रतिबिंब के आकार या उसकी लंबाई जो L है, तथा वस्तु के आकार, माना जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई, और जो वस्तु है रियल में जितनी वस्तु है, वस्तु के आकार या लंबाई, इसका जो अनुपात होता है, रेशियो, कहलाता है आवर्धन, कहलाता है मैग्निफिकेशन, कहलाता है। तो M बराबर प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार, ठीक है, बराबर I/O। कहीं अगर हाइट की बात हो गई तो इसे बोल देंगे H1 और ये बोल देंगे H2। तो H1 डिनोट करेगा किसको? प्रतिबिंब की लंबाई, H2 डिनोट करेगा वस्तु की लंबाई। तो इस टाइप से भी हम इसका रेखीय आवर्धन माना ये कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब, पहला ऊपर प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या बोलते हैं? I मीन्स इमेज, O मीन्स ऑब्जेक्ट, इमेज माने क्या? प्रतिबिंब। मैंने कहा ना पहला पहला अक्षर चलेगा, तो I डिनोट किसे कर रहा है? इमेज को, IMAG, इमेज प्रतिबिंब। और डिनोट किसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ये वस्तु है ना नीचे, ये ठीक है।
अब करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? का लाइट, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अंदर जाना, ये उसका अपवर्तन है। तो लिखो, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में परिवर्तन होने की घटना, रास्ते में चेंजिंग आ गई ना उनके, इधर से उधर चले गए, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना है। प्रकाश किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, एक सरफेस से दूसरे मध्य, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली, कौन? प्रकाश किरण। तो घटना क्या कहलाएगी? है प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। होता किस कारण से है? प्रकाश की चाल का विभिन्न विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना। अलग अलग माध्यम, प्रकाश की जो स्पीड है, चाल है, वो अलग अलग होती है। पानी में अलग चाल से चलेगा, एयर में अलग चाल है, कांच में उसकी अलग चाल है। इसकी प्रकाश की बीम की जो लाइट चले, प्रकाश की चाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर बनाकर दे दें। तो अगर हम देखें, ये इसका विरल माध्यम है और ये इसका गगन माध्यम है। थोड़ा सा मैं अब इसे क्या बना सकता हूँ, ऐसे कर दूं हल्का। ये मैंने इसका विलंब खड़ा करा, यहाँ से आए और आने के बाद हल्का सा ये झुक जाएगा की तरफ को। ये ऊपर वाला क्या करा? आई आपतन कोण। नीचे वाला क्या कहलाएगा? इसका आर, इसका परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन। अपवर्तन हो रहा है ना, तो अपवर्तन। और ये वाली किरण क्या कहलाएगी? इसकी ये किरण क्या कहलाएगी? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये वाली किरण क्या कहलाएगी? आ रही है तो आपतित किरण। ये वाला इसका आपतन कोण, ये वाला इसका अपवर्तन कोण। और अगर ऐसा उल्टा हो रहा है, ये ध्यान रखना, अगर ये ऐसा हो रहा है, अगर ये ऊपर वाला माध्यम सघन है, नीचे वाला माध्यम विरल है, तो ये इससे विलंब से दूर हट जाएगी। तो ये फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तो ये है अपवर्तित किरण, और ये वाली आपतित किरण। ये इसका विलंब है। तो बात समझ में आ गई? अगर विरल माध्यम ऊपर है तो ये इसकी तरफ को झुकेगी, और विरल माध्यम यदि नीचे है तो ये सघन की तरफ को हटेगी, कुल मिलाकर। इसके नियम लिख लो, अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के दो नियम थे, तो तीनों एक दिशा में होते हैं, एक ही तल में होते हैं,
और आई और आर का मान बराबर होता है। ठीक, अपवर्तन के भी नियम है। तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो ही नियम होते हैं। पहला नियम तो दोनों का एक ही है, क्या? अपवर्तित मतलब आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। नंबर दो, आपतन कोण की जगह साइन आपतन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। वहाँ आई और आर के बराबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नियतांक की बात कर रहे हैं। और इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अलग से पूछ लेता कभी कभी ये, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। कैसे दिखाओगे इसे? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, इसमें ये वाला ही दिखा। अच्छा, अब वर्तनांक को लिखते किस चीज से? अब वो वर्तनांक जो है वो किससे लिखा जाता है? अब वर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? म्यू। ऐसे करके यू बनाओ और इसके अंदर तो इसको बोलते हैं म्यू। आधा मैं ये ध्यान में रहेगा। यू बनाओ और उसको पकड़ करके लिखो। तो अब वर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। तो कैसे होगा? यदि बुझाओ लग बंदे का, यदि प्रकाश की किरणें माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक को वन म्यू टू। ठीक है, एक से दो में प्रवेश करें तो इसलिए एक को पहले, एक से दो वन म्यू टू ऐसे लिखते हैं। लिखते हैं। ठीक है, तथा वन म्यू टू को माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश की किरणें माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती हैं, समझ में आ रही है, तो अपवर्तनांक को वन म्यू टू के रूप में लिखते हैं। और वन म्यू टू का मतलब क्या है? वन म्यू टू को वन म्यू टू को माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये अपवर्तनांक की परिभाषा है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो
तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका बताओ? ये बात पढ़ाई ना भी मैंने। एक यूं तो लिखा है दो का एक के सापेक्ष, जी का मतलब है गिलास, मीन्स कांच। डब्लू का मतलब है वाटर, मीन्स जल। तो क्या हो गया? कांच, गिलास का, कांच का, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अगर हम बात करें ऐसी लेंस की, किसकी बात करें? जो दर्पण की बात करी थी ऐसी बात करेंगे लेंस की। लेंस, दर्पण में क्या था? एक तरफ पॉलिश थी, एक तरफ पॉलिश नहीं थी। लेंस में क्या है? दोनों तरफ आर पार हमको दिखाई दे रहा है, पारदर्शी है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? लेंस बोलते हैं। देखो, ऐसा पारदर्शी माध्यम, लेंस क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम या तो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय और एक समतल से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। या तो एक समतल होगा, दूसरा वाला गोलीय होगा, माना एक समतल हिस्सा दूसरा वाला गोलीय, या फिर दोनों ही गोलीय, ठीक है, से घिरा होगा, क्या कहलाएगा? लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस के प्रकार, लेंस होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, उत्तल लेंस। नंबर एक, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होगा? वे लेंस जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं। देखो, वे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारे पतले होते हैं। वे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारे पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं ये यार? ठीक है ना, किनारे इसके होगा पतले, बीच में से कितना होगा? मोटा होगा, नहीं होगा? और ऐसे उत्तल लेंस कैसे होगा? ये बीच में से पतले और किनारे इसके मोटे होते हैं। वे लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारे मोटे होते हैं। ठीक है, भाषा देखेंगे तो प्रकाशित केंद्र,
प्रकाशीय केंद्र क्या है भाई? लेंस के मुख्य फोकस अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लिखो इस बात को। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। इसे ओ से लिखते हैं। तो कहाँ होंगे? अगर ये हमारा उत्तल मतलब अवतल लेंस है, यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसे ओ कहेंगे। यहाँ सारी आगे मिलती प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। ये जो ओ बिंदु को हमने वो कहा। बाकी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, प्रथम फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, द्वारक, सब वही परिभाषा है। और वहां दर्पण की जो परिभाषा लिखी थी ना, वहां दर्पण की जगह लेंस कर देना, ठीक है ना। बाकी सब वही रहने वाली है। और लेंस का जो सूत्र आएगा भाई, जैसे वहां सूत्र था दर्पण का, तो लेंस के सूत्र में आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, लेंस के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। v में से u घट रहा है, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। इसको जरा देख लो। अच्छा, चिन्ह भी तो देखने पड़ेंगे, जैसे वहां हमने करा था चिन्ह की परिपाटी लेंस में। लेंस के लिए चिन्ह की परिपाटी
उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो एफ है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए क्या होती है, नेगेटिव। लेंस से कोई वस्तु की दूरी कितनी है, यू, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, वी, और फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ। ठीक है, उतारो इसे फटाफट। ये तो इसका तो हो गया होगा प्रकाशिक केंद्र का। इसमें इसका रेखीय आवर्धन और देख लो, बात वही है सब कुछ। वही रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी है, बिंब माने वस्तु। ठीक है, इसे बोलेंगे आई, इमेज, और ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितनी हो गई, वही लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपॉन में लेंस से वस्तु की दूरी, जिसकी जरूरत हो उसको ढालेंगे। ये कितनी होगी, वी, और ये कितनी होगी, यू, बराबर कितना है, रेखीय आवर्धन। तो एम से लिखते थे, एम बराबर, जो चाहे वो फॉर्मूला यूज करें, आई अपॉन ओ भी होता है और वी अपॉन यू होता है, एम बराबर। अब इसे लिख सकते हैं एम बराबर आई अपॉन ओ, वी अपॉन, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, लेंस की क्षमता किससे लिखते हैं, इसे पी से। तो पी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, तो पी बराबर 1/f। किस में नापते हैं इसे, इसका जो एसआई यूनिट है वह क्या है, डायोप्टर। कभी कभी एक नंबर में बहुत कलर एमसीक्यू पूछ लेता है, इसको नापते किस में है, तो डायोप्टर में नापते हैं इसको। ठीक है, फोन है।